हेलो बच्चों। तो आज पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स या चैप्टर 3 है ग्रेविटेशन। हेडिंग डाल लो, ग्रेविटेशन चैप्टर 3। तो हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या है, हम जानेंगे बारीकी से। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ये मार्कर है, ये देखो मैंने क्या कर दिया, ये छोड़ दिया। तो क्या हुआ, ये मारकर क्या, एक मिनट उठा लूँ। अब ये क्या हुआ है, मारकर ये नीचे गया है। तो आपके मन में तो छोड़ो, आपसे पहले न्यूटन के मन में आया था ये मारकर नीचे ही क्यों गया था। मतलब न्यूटन के मन में आया था एप्पल के में। चलो मैं कहानी बताता हूँ उसके पीछे क्या थी क्या रही थी। हम ग्रेविटेशन को पढ़ने वाले हैं। तो उससे पढ़ने से पहले हम, जैसे कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सबके मन में क्वेश्चन थे उस टाइम पे, न्यूटन के भी मन में क्वेश्चन थे, क्या थे हम देखेंगे। तो जैसे कि आपने देखा होगा, रिवर का पानी है वो नीचे ही बहता है। कुछ भी चीज़ आपने देखी नीचे ही जाती है ना। और रेन फॉल्स होती है नीचे ही होती है। तो सब कुछ आपने देखा है। क्या अर्थ एक क्या कर रही है, ऑल द ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स आर अट्रैक्ट टू द अर्थ, अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट हो रही हैं। तो न्यूटन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, और उन्होंने जब वो एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तो उनके ऊपर एक एप्पल गिरा। हाँ, जैसे मैंने ये मारकर गिरा, ये मारकर एप्पल समझ लो, और न्यूटन के सिर पर गिरा उस टाइम पे। तो यहाँ से न्यूटन ने ये सोचना चालू किया कि दिमाग की बत्ती जलाइए, नशे मुझे पता है आपके पास है लेकिन आप यूज नहीं कर सकते उसका। तो न्यूटन ने वहाँ से सोचना चालू किया कि ये एप्पल नीचे गिरा, नीचे ही क्यों गिरा, नीचे तो गिरा लेकिन क्यों गिरा, उसका रीजन दिया। तो न्यूटन ने, जैसे कि न्यूटन ने दो क्वेश्चन आए, क्या ये एप्पल नीचे गिरा, ये मान ली हमने अर्थ सरफेस, तो ये नीचे गिरा। अब ये अर्थ तो इसे अट्रैक्ट कर रही है, क्या ये एप्पल एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, ये क्वेश्चन आया उनके माइंड में। और एक क्वेश्चन ये आया, अगर अर्थ अट्रैक्ट कर रही है एप्पल को, तो एप्पल अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को, तो ये क्या है, अर्थ। और ये मान लिया हमने फुल मून, मून यानी मून, ये अर्थ क्यों नहीं फिर मून को अट्रैक्ट कर रही है। अगर ये कर रही है तो फिर ये क्यों नहीं नीचे गिर रहा मून। अगर अर्थ अट्रैक्ट कर रही है तो ये क्या मून भी अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को। तो ये क्वेश्चन रेज हुए उनके माइंड में, तो उन्होंने यहाँ से सोचना चालू किया। तो एक बेहतरीन सा एग्जांपल से उन्होंने थ्योरी दी, या उन्हें समझाया कि ग्रेविटेशनल क्या है। जैसे कि आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, तो उसमें आप क्या करते हैं कि स्टोन को आप थ्रेड से बांधते हैं और अपने हैंड से उसे मतलब खींचते हैं, पुल करते हैं। तो पुल करते हैं तो क्या करते हैं, जब थ्रेड से स्टोन बड़ा होता है, जैसे कि ये स्टोन मान लिया, ये थ्रेड से, ये मान लिया आपका हैंड। अब इस हैंड से आप इसे घुमाते हो तो क्या होता है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है कि नहीं करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये ही कंसेप्ट दिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होता है, यहाँ पर ये आपका हैंड क्या प्रोवाइड करता है, सेंटीपिटल फोर्स। जहाँ कहीं भी सेंटीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगी। यहाँ क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है, एक्ट बाय योर हैंड के द्वारा। ऐसे ही भाई, ये अर्थ है, ये मान लिया हमने अर्थ, ये भाई मून। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये ये प्रोवाइड करता है सेंटीपिटल फोर्स। अर्थ अट्रैक्शन फोर्स act as a centripetal force।
जिससे ये मून क्या करता है, सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है। अब बात नहीं आई सर, हजम नहीं हुई बात थी। ये तो आप बता रहे हैं कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, हमें तो ये जानना है कि ये मोशन अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो आपने एक चीज देखा होगा कि आप ये जो सर्कुलर मोशन होता है, तो सर्कुलर मोशन क्या करता है, जो टेंजेंशियल मोशन होता है सर्कुलर मोशन, जैसे कि एक पॉइंट है तो इस पर टेंजेंट डाली, तो इस पॉइंट पे जैसे ये स्टोन यहाँ आया, इस पॉइंट पर आप ये थ्रेड छोड़ देंगे तो ये डायरेक्शन टेंजेंशियल करेगा, यहाँ से ये सीधा डायरेक्शन सीधा वो स्टेट जाएगा जब तक उसका एयर रजिस्ट्रेशन उस पर प्रोवाइड नहीं होता है। एयर रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड हो जाए, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वहाँ पर वो उसकी जो मोशन है, जो काइनेटिक मोशन है वो खत्म हो जाएगी, तो वहाँ पे वो ड्रॉप हो जाएगा, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो टेंजेंशियली होता है। जैसे इस पॉइंट पे अगर स्टोन इधर से डायरेक्शन हो रहा तो इस पॉइंट पे तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ से स्टोन स्टोन इस पॉइंट पे आएगा स्टोन, तो आप यहाँ से ड्रॉप करोगे तो स्टोन क्या टेंजेंसी मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा सीधा, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल बन जाएगी। इसी इसी रीजन को देखते हुए, जैसे अगर अगर ये सेंटीमीटर फोर्स अर्थ अट्रैक्शन फोर्स एक्ट ना करे, अर्थ का जो अट्रैक्शन फोर्स इस पर प्रोवाइड ना हो, तो क्या होगा, ये मून भी टेंजेंशियल चला जाएगा, यहाँ यहाँ चले जाएगा, बहुत दूर चले जाएगा अर्थ से। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था कि एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगी तो दूसरी भी ऑब्जेक्ट उस पर फोर्स लगाएगी। तो यहाँ से क्या देगा कि एप्पल, जो एप्पल था, एप्पल और ये अर्थ, अर्थ इसे अट्रैक्ट कर रही है तो एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं भाई, एप्पल तो गिरता हुआ दिख रहा है, लेकिन अर्थ क्यों नहीं जा रही है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ से तो यहाँ कंसेप्ट हो रहा है कि अगर ये अर्थ इस पर फोर्स लगा रही है तो एप्पल भी फोर्स लगाएगा अर्थ पर। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, देखो सेकंड लॉ सेकंड लॉ क्या था, सेकंड लॉ था कि एफ इजिकल टू एम ए, यहाँ से एक्सलेशन क्या है, एफ अपॉन एम। तो यहाँ से देख रहे होंगे एक्सलेशन और मास में क्या है, इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सलेशन कम होगा, अब एक्सलेशन कम है तो उसमें मास ज़्यादा होगा। तो अर्थ में क्या है भाई, अर्थ में क्या, मास ज़्यादा है, मास क्या है, अर्थ मोर देन एप्पल, एप्पल में क्या मास कम है, अर्थ में मास ज़्यादा है। तो अर्थ में मास ज़्यादा है, अर्थ में क्या है, अर्थ का मास ज़्यादा है और एप्पल का मास कम है। तो सॉरी तो अर्थ का मास ज़्यादा है तो अर्थ का एक्सलेशन क्या होगा, ना के बराबर, क्योंकि अर्थ में इतना सारा मास है, इतना मास है कि एप्पल अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और सॉरी और एप्पल में क्या है, एप्पल में मास कम है तो एप्पल अट्रैक्ट हो रहा है भाई, तो एक्सलेशन दिख रहा है हमें एप्पल का, एप्पल में मास कम है। तो यही कंसेप्ट था यहाँ, यही कंसेप्ट यहाँ है। ऐसे मून का केस ले लो भाई, वो क्यों नहीं हो रहा है, अगर मून के केस में अर्थ में क्या है, मास ज़्यादा है तो अर्थ अट्रैक्ट करती हुई नहीं दिखेगी, तो भाई अर्थ अट्रैक्ट नहीं, अब बोलेंगे अर्थ अट्रैक्ट नहीं हो रही है तो मून क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा है। तो मून का मैंने कंसेप्ट बताया, मून क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, ग्रेविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ प्रोवाइड कर रही है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया है न्यूटन ने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। जो फोर्स यहाँ एग्जिस्ट हो रहा है, जो इसे रब कर दूं मैं या यहीं लिख लूं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हैं हम, अर्थ्स अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अर्थ फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन भाई, उसी को हम बोल रहे हैं ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन फोर्स बोल लो यहाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये हर एक प्लैनेट का अपना अपना होता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स ना है ऑब्जेक्ट का भी होता है। तो यहाँ से न्यूटन ने एक चीज और दी कि एवरी ऑब्जेक्ट, जो एवरी ऑब्जेक्ट exert a force to another object। अब भाई देखो, ये मार्कर है, मार्कर इस बोर्ड पे लिख रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशन फोर्स भी मार्कर, सॉरी ये बोर्ड भी, अब बोर्ड पे लिख रहे हैं तो बोर्ड पे मार्कर फोर्स लगा रहा है, तो ये बोर्ड भी मार्कर पर फोर्स लगा रहा है। अब एक बात कही, इनका मोशन क्यों नहीं दिखता है हमें, क्या ग्रेविटेशन मार्क्स अपनी तरफ। अब एक बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, रुको अब पूरी कहानी बताता हूँ मैं पूरी तरीका से, इसे नोट कर लेना इसे। जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो पूरे सोलर सिस्टम को होल्ड करे रहता है। जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मून को क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन में अपने चारों तरफ कर रही है, ऐसे ही जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को पुल करता है या अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण क्या होती है, अर्थ चार के वो सॉरी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब बात करते हैं जैसे ग्रेविटेशनल, हम बोलेंगे अर्थ अट्रैक्ट्स all the bodies, earth attract all the bodies with its center। अर्थ अट्रैक्ट करती है अपने मतलब सारी बॉडी को विद इट्स सेंटर्स। तो यहाँ पे एक फोर्स होता है, द फोर्स अट्रैक्ट करती है, द फोर्स विद अट्रैक्ट्स all the bodies or object, or the force with attract all the body or object towards its center। that force is called ग्रेविटेशन फोर्स, या कह सकते हैं हम ग्रेविटी। नोट करो इसे, ऐसे लिखो, द अर्थ अट्रैक्ट ऑल द बॉडीज टूवर्ड इट्स सेंटर, ये होता है कि अर्थ सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, किस किस सर्टेन फोर्स, कोई फोर्स के कारण, उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटी। नोट कर लो। अब ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसमें ये भी होगा, एवरी ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट लगा के लिखो, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट, कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है, ऐसे ही। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें मदद करता है किसके लिए, रेन फोर्स। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशन force by the gravitation holds atmosphere rainfalls, water
फ्लो डाउन, और एक पॉइंट यहीं लिख लेना, इवन इवन कीप्स आस फर्मली ऑन ग्राउंड। भाई हम ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण खड़े हैं, हम खड़े हो पाते हैं, ग्रेविटेशनल होगी तो हम खड़े नहीं होंगे, कभी टेढ़े मेढ़े से घूमेंगे स्पेस में, आपने देखा होगा जीरो ग्रेविटी पे ये होता है। नोट कर लो, ऐसे बना के लिख लेना, इसी पॉइंट में ये लिख लेना, यहाँ से लिख लिया। और बात करते हैं हम। ये बात तो आपको समझ में आई कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट होता है वो एक दूसरे पर अट्रैक्ट करता है, लेकिन उन्होंने उनमें मोशन क्यों नहीं दिखता है हमें भाई, उनमें मोशन क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करता है, जितना उसमें मास होगा उतना ही उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। लेकिन क्या हो रहा है भाई, अर्थ भी तो, अर्थ में इतना सारा मास है तो उसमें बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल है, तो कोई ऑब्जेक्ट इधर जाने की बजाय इधर आती है ऑब्जेक्ट, है ना। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट। तो न्यूटन ने सॉरी, न्यूटन ने न्यूटन ने इसका नाम रख दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्योंकि भाई पूरे यूनिवर्स में सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए यूनिवर्सल लॉ है। कहीं भी चले जाओ, किसी भी यूनिवर्स के कोने में, जहाँ पर सॉरी, जहाँ पर ऑब्जेक्ट होंगे वो एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। और ये क्या होता है, ये वीक फोर्स होते हैं, वीक फोर्स होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं। और क्या कह सकते हैं, अगर मास ज्यादा है, सॉरी खांसी हो रही है, मास मास ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स से दिखा देता हूँ, ग्रेविटी से, ग्रेविटेशनल क्या होगा, ज्यादा होगा। मास कम है तो ग्रेविटेशनल भी कम होगा, फोर्स भी कम होगा। तो आप फाइंड करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ऑफ क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, वो कैसे निकली, उनकी वैल्यू क्या है, कैसे हम पुट करेंगे, देखते हैं। चलो ये पॉइंट नोट कर लो। अरे यार वो क्यों मिटा दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हमें पता है कि मतलब एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाता है। तो इसलिए हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया ये m1, दूसरा ऑब्जेक्ट मान लिया m2, और जो डिस्टेंस होती है वो लाइन जॉइनिंग होती है, r हो गई, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं ये r। तो यहाँ पे लिख दूं, डिस्टेंस होती है जो, डिस्टेंस between two masses is line joining to center। यहाँ से हो गई m1 m1। तो यहाँ से यूनिवर्सल लॉ क्या है, क्या बोलेंगे, एवरी ऑब्जेक्ट in the universe attract every other object with the force with the force with the force with the force is directly
प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू masses and distance between and square of the distance between them। क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद विद द सर्टेन फोर्स। ऐसे लिख लो, सर्टेन फोर्स हो गई। हाँ, इस लाइन को यहाँ कॉमा दे के, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, ये टू मासेस हो गए, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आर है, आर का इसका स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ से ये होगी डेफिनेशन। अब इसे रब करता हूँ मैं। अब यहाँ से क्या है देखो, फोर्स क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, प्रोडक्ट ऑफ टू बॉडी ऑफ मासेस, या टू बॉडी कुछ भी, टू बॉडी ऑफ मासेस, टू मासेस हो गया। तो यहाँ से फोर्स क्या था, यहाँ से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस m1 m2 है ना, इक्वेशन फर्स्ट बनाओ से। अब दूसरा पॉइंट क्या था, क्या फोर्स इज, उसमें मिस्टेक हो गई, उसमें एक लाइन और बना लेना, जो स्क्वायर जो डिस्टेंस होती है ना वो इनवर्सली द फोर्स, उसमें आप ये अभी डेफिनेशन लगाई थी, इसमें ये लिख लेना वो कि फोर्स एंड के बाद लिखाया था, एंड के बाद क्या लिखाया था, एंड स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसे नहीं लिखना, वो गलत है भाई, ऐसे लिखना फोर्स इज इनवर्सली proportional to the square of distance। जो कि फोर्स होगी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू बॉडीज, between two bodies, square of a distance between two bodies। तो यहाँ से क्या है, फोर्स हो जाएगी इनवर्सली डायरेक्टली, जो डिस्टेंस है टू बॉडीज के बीच की, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगाओ, इनवर्सली डायरेक्टली इसे बनाओ इक्वेशन सेकंड। बना ली इक्वेशन सेकंड। अब इसे थोड़ा रफ करता हूँ मैं। यहाँ से लिखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1/m2 है, दूसरी क्या है, m डायरेक्टली 1/r²। तो यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे हम यहाँ से, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल लगेगा। अब ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ कुछ भी हम ले लेंगे कांस्टेंट, तो ये हो गया कैपिटल J, यहाँ हो जाएगा m1/m2/r²। ये क्या है भाई,
ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला निकला आपके पास। अब ये जी देख रहे हैं, जी को बोलते हैं हम, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी इस पे हम बात करेंगे। तो यहाँ से फोर्स क्या हो गया, अब फोर्स का फॉर्मूला ये ले, एक नोट नोट डाल के लिखो, नोट इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू masses is double then force of gravitation is वन, यहाँ लिख देता हूँ, इज वन फोर्थ टाइम्स। कैसे, अब देखो फोर्स क्या है, ये रही। अब इसमें क्या बोल रहा है, अगर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल, डिस्टेंस को क्या करते हैं डबल, डिस्टेंस को क्या करते हैं डबल। तो देखो, तो रखो इस फॉर्मूले में, जी इजकल टू m1/m2/2r का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहाँ से बनेगी फोर्स इजकल टू, फोर्स क्या हो जाएगी, जी m1/m2 ये हो जाएगी 4r²। तो फोर्स क्या हो रही है, फोर्स विल बी 1/4 टाइम्स हो जाएगी। अब थोड़ा इसे और अप करता हूँ मैं, और उसमें ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्या, आ ही सकता है, इसे तो हर एक कोई पूछ सकता है, टीचर भी इस वाले को। अब आपसे बोले, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज हाफ देन फोर्स विल बी, फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स विल बी 4 टाइम्स। कैसे, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जी इजकल टू m1/m2/r²। फोर्स यहाँ से क्या निकलेगी, अब फोर्स को क्या कह रहा है भाई, क्या कर रहा है, फोर्स को हाफ कर रहा है, यानी 2 कर रहा है। तो ये हाफ, ये पूरा फॉर्मूला है। तो यहाँ से हो जाएगी F इजकल टू जी m1/m2/r/2 का स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगी, जी m1/m2/r का स्क्वायर, और ये हो जाएगी 4 ऊपर चला जाएगा। F इजकल टू जी इजकल टू m1/m2/r² इंटू 4। तो यहाँ से फोर्स क्या हो रहा है, फोर्स इजकल टू 4 टाइम। नोट करो इसे, भाई 4 हो गया, ये नोट कर लिया। इसे रब करता हूँ मैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल क्या होता है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। और आपको ध्यान रखना है, ये लाइन जॉइनिंग फोर्स है, लाइन जॉइनिंग सेंटर टू सेंटर बोलते हैं इसे, है ना, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। सॉरी। अब बात करते हैं हम यूनिवर्सल, वो सॉरी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसे जी से दिखा रहे हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या, फोर्स इजकल टू जी m1/m2/r² है। यहाँ से ये क्या निकलेगा, देखो यहाँ वन सॉरी, ये यहाँ चले जाएगी और ये यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ से होगा F r² इक्वल टू जी m1/m2, है ना। अब m1 m2 को इधर लाओ, जी एलिमिनेट हो गई, तो यहाँ से निकलेगी जी इक्वल टू F r² m1/2। ये क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट।
यहाँ से ऐसा यूनिट निकालते हैं इसकी। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। स्क्वायर क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस लेते हैं मीटर में तो मीटर का स्क्वायर अपॉन मास इसकी होती है केजी में, 2 है, केजी डॉट केजी। तो यहाँ से हो जाएगी एम स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एम मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसे हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी नेगेटिव। नोट करो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है भाई, बात ध्यान रखना। और masses, it does not depend of masses of bodies and distance between them। भाई जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो ना किसी मीडियम पे डिपेंड करता है, ना किसी भी जो उस फॉर्मूले में जो बॉडी के मास है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ना ही उसके वो सॉरी उस पर डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। ये बात होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अब थोड़ी हम इसकी वैल्यू की बात कर लेते हैं हम, जैसे कि वैल्यू की बात कर लेते हैं। वैल्यू क्या होगी, हम बोलेंगे द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अ ग्रेविटेशन एग्जिट बिटवीन देम। जो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिट होता है बिटवीन, मतलब दोनों के बीच में, दोनों मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिट हो पहले से, तो वो न्यूमेरिकली इक्वली होता है क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के कर्व व्हेन यूनिट ऑफ मासेस द यूनिट ऑफ मासेस एंड यूनिट डिस्टेंस। हम क्या क्या लेते हैं जब क्या क्या हम बोलेंगे, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल exerts between them when product of unit masses and unit distance take place। इसका क्या मतलब है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो न्यूमेरिकली इक्वली जब होंगे, जो प्रोडक्ट है उनके बीच में एक यूनिट आए और डिस्टेंस भी एक यूनिट आए। भाई सीधी सिंपल सी बात है। फोर्स क्या कह रही है, फोर्स क्या है, G इजकल टू m1/m2/r²। अब इनका प्रोडक्ट बोल रहा वो यूनिट हो, इसका भी स्क्वायर बोल रहा यूनिट 1 हो, तो फोर्स यहाँ से वो हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो क्या बचेगा G। यही बात कह रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इक्वल होते हैं, आप सीधा सीधा बोल रहे हैं व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस हैव अ वैल्यू इज 1, या यूनिट मासेस ऑफ टू बॉडीज एंड यूनिट डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो दो बॉडी के बीच में जो प्रोडक्ट ऑफ मासेस है उनकी यूनिट मासेस होना चाहिए और यूनिट डिस्टेंस होनी है बीच में, तब न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं हम, ये तो न्यूमेरिकल इक्वल है भाई, वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू की बात करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू, जी की वैल्यू होती है भाई 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी का स्क्वायर। यूनिट हमने अब लगा दी।
भाई ये है प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकली यूनिट, प्रैक्टिकली यूनिट नहीं सॉरी, प्रैक्टिकल वैल्यू। ये किसने निकाली थी, प्रैक्टिकल वैल्यू निकाली थी ये साइंटिस्ट है हेनरी कैने 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 कैनेवेडिस, कैनेवेडिस। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है हेनरी कैनेवेडिस थे, लेकिन हम ये तो प्रैक्टिकल यूनिट थी, लेकिन हम मानते हैं इसको, क्या मानते हैं, जी इक्वल टू 6.67। आपको ये याद रखनी है, 3 नहीं करनी है, माइनस के 11 न्यूट 11 है भाई, ये 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। नोट कर लो इसे, कर लिया नोट। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अब बात यहीं पे खत्म हो गई। अब देखते हैं हम थोड़ा बहुत ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसके बारे में जान लेते हैं। जो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, क्या करता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ लिख लो, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, होल्ड्स सोलर सिस्टम। कैसे कैसे होल्ड्स करता है भाई सोलर सिस्टम को, कि जो होल्ड करता है सोलर सिस्टम को, है ना। पॉइंट पहला डालो, पहला के, जैसे हमने मून मून कैसे चक्कर लगा रहा मतलब अर्थ के चारों तरफ, ऐसे ही बोल सकते हैं द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ, द अर्थ, सन एंड अर्थ के बीच में होता है, कॉमा लगा लो, अर्थ बोल सकते हैं, अर्थ क्या करेगी, अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बिटवीन सन एंड अर्थ के, यहाँ से अर्थ क्या करती है, अर्थ कीप्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द सन। जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मून को सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करता है, ऐसे ही जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मतलब इवन अर्थ को तो करता है, इवन ऑल प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट होते हैं सभी को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से, जिसके कारण मरकरी, जुपिटर, नेपच्यून और क्या क्या मार्स, मंगल ग्रह, ये जो सारे ग्रह हैं वो क्या है, वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। किसके कारण भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो सन का ग्रेविटेशन फोर्स है वहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, सन का एग्जिस्ट, वो चक्कर ही लगाएंगे, वो दूर होते जाएंगे हमारे सोलर सिस्टम से। अब सेकंड केस आपने देखा होगा, टाइड्स बोलते हैं, यानी सॉरी, कि समुद्र में टाइड्स, लहरें ऊपर नीचे, वो भी मेन रीजन होता है भाई ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे टाइड्स होती हैं, टाइड्स इन ओशियन, टाइड्स होती हैं ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ सन एंड मून, वाई सन एंड मून ऑन द अर्थ पर सन का और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, उसके कारण हम समुद्र में टाइड्स देखते हैं, ये तो हो गई कुछ बात है। अब आप देखते हैं जैसे कि कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट है, कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, वीक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा,
है ना, एक m1 स्मॉल है m2 स्मॉल है, लेकिन ये वाला इसमें मास ज़्यादा है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, ये अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ अर्थ होती है तो यहाँ अर्थ इसे इसे कर लेगी, इसे कर लेगी, इसका मोशन ऐसे नहीं होने देती है अर्थ, है ना। ये बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की हो गई। अब छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन लगाओ। अब क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन तो बुक्स के ही, भाई ये बुक ले लो आप, मैं इससे पढ़ा रहा हूँ आपको, इसमें सारे एग्जाम्पल हैं क्या है इनके थ्रू। तो हम कहाँ है, चैप्टर हमारा चल रहा था ग्रेविटेशन। हम क्वेश्चन करते हैं एक इसमें से, हाँ ये मिल गया। इसमें हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बताना है, तो सिंपली फोर्स को ऐसे दिखा दो, हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दिखाना है। ड्यू टू अर्थ ऑन द बॉल इन, बॉल पे कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा रही है अर्थ बतानी है हमें। तो हम बॉल का, हमें मास दिया 1 kg, बॉल का मास मान लिया हमने m1 कितना है 1 kg, है ना। दूसरा लाइंग ऑन द ग्राउंड और मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास m2 मान लिया कितना है 6 इंटू 10⁻24। डिस्टेंस हो जाएगी जो अर्थ की रेडियस होगी, तो रेडियस यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, r से दिखा दो। रेडियस है इसमें 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, और कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻, न्यूटन 11 न्यूटन मीटर kg अपन kg। भाई बुक में ही ये 6 नहीं है, 6.7 दिया है। हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम कभी कभार 6.7 वैल्यू ले लेते हैं इसकी जगह पे, बुक्स में ये मेंशन किया तो यही लेंगे, नहीं अपनी तरफ से यही, बुक्स में 6.7 दिया है, ये गिवन दिया हमें, रेडियस रेडियस ये सारा हमें गिवन है, इसलिए गिवन दे दिया, हमें पता है कि हम 6.7 रखेंगे, इससे आंसर कॉम्प्लिकेट बनेगा, इसलिए कांस्टेंट की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻, दे के आसानी हो जाए, बस इतना दिया है, हम करते हैं। अब निकालो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, फोर्स इजकल टू जी इजकल टू m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर। अब इसमें पुट कर दो वैल्यू, f इजकल टू जी क्या है 6.7 दिया है, इंटू 10⁻, माइनस के 11 यूनिट छोड़ो, m1 कितना है 1 kg, 1 इंटू m2 कितना है 6 इंटू 10⁻24 हो गया। एक बार इसे चेक कर लूँ kg में किस में है ये, हाँ भाई kg में ही है, सही है, यूनिट kg में है ना, रेडियस है किलोमीटर में, तो रेडियस के r का स्क्वायर 6.3, वे किलोमीटर 30, और किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर होते हैं ना, तो ये हो जाएंगी 6 पावर हो जाएगी, तो यहाँ से हम लिख देंगे, हम यहीं लिख लेते हैं 6.4 इंटू 10⁻3 और हो जाएगी 6 10⁻6, तो 6 पॉइंट इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। भाई कॉम्प्लिकेटेड है भाई कैलकुलेशन। अब देखो फोर्स इजकल टू 6.7, ऊपर वाली ऐसे के ऐसे ही लिखी लेनी चाहिए, 1 को हटा दो, मल्टीप्लाई हो गया इंटू 10⁻24, नीचे वाली सॉल्व करते हैं। अब पता है, अब 6 का आपको पता होगी कैश 10⁻2 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 10⁻4, 4 पावर हो जाएंगी, क्यों 10 का स्क्वायर है पावर 1 है, तो पावर 2 हो रही है, 2 हो रही है यहाँ पे। अब 100 का स्क्वायर करना होगा, 2 पावर तो 4 आ जाएगी, ऐसे ही यहाँ पे पावर 6 पे स्क्वायर है तो 12 हो जाएंगी, तो हो जाएगी 6, और 6.4 का स्क्वायर अभी करना है हमें, इसका पावर हो जाएगी 10⁻12, तो 6.4 का स्क्वायर करो, 6 इंटू 6.4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा 4 4 16, 1 4 20 25 इंटू 6 6 24, आंसर 2, 6 6 36, और ये 3 3 8, ये 6, ये 9 0, और ये हो जाएगी 4, 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा,
अब यहाँ से हो जाएगी फोर्स इज इक्वल टू निकला है 6.7 इंटू 10⁻⁻, के 11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई इसकी जगह पे निकला है 4096 इंटू 10⁻12। अब देखो, अब ये पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव में हो जाती है। डाटा को ख़त्म करता हूँ मैं, तो यहाँ से हो जाएगी फोर्स इज इक्वल टू, पावर ऊपर जाएगी नेगेटिव में हो जाएगी। 24 में से गए तो कितने बचे, 22, सॉरी 12 भी बचे। 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻12 बचे अपॉन 4096। तो एफ इज इक्वल टू 12 भी बचेंगे। 6 पॉइंट, ये पूरा ही सॉल्व कर लो। 10 11 है इंटू 10 24 है इंटू 10 माइनस के 12 है, 12 है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है भाई, देखो क्या हो रहा है, 12 11, तो ये कितने हो रहे हैं, ये तो बचेंगे 12 पॉजिटिव के। अब ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का 1 यानी 10 ही बचेगा। 6.7 इंटू, और यहाँ वैल्यू तो 6 है भाई, वैल्यू 6 पॉइंट इंटू 6 यहाँ बचेगी 10 डिवाइड बाई 0496। अब इस जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगी एफ इज इक्वल टू 67 इंटू 6 अपॉन 096। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो एफ इज इक्वल टू, यहीं कर लो भाई, यहाँ से बचेगी एफ इज इक्वल टू 6 6 जा 42 कैरी 4, 6 6 जा 36 और 4, 36 और 4 40, 40। तो यहाँ से बचेगी 42 डिवाइड बाई 4096। अब ये 2 पॉइंट हटेंगे, यहाँ 00 हो जाएगी, तो यहाँ से फोर्स होगी 40200 डिवाइड बाई 4096। अब डिवाइड दो भाई इसमें, डिवाइड दो भाई इसमें, डिवाइड देना है हमें 4096 का 40200 में। ये 4 डिजिट है, ये 1 2 3 4 5 है। अब देखो 4 9 या 36, 9 से 2, ध्यान दे लें 9 से, मैं तो वैसे ही कर सकता हूँ, चलो तुम्हारे लिए ऐसे करके देख लो। 9 6 9 9 6 जा 54 कैरी 5, 9 9 जा 80, 1 और 5 86 कैरी 8, 0 8 का 8, 9 4 जा 36। जीरो में से 4 गए तो बताओ, 0 में से 4 गए 6, 0 में से यहाँ में 9, 9 में 6 गए 3, यहाँ बचा 1, 1 में से 8 गए 1, यहाँ 1 8 यहाँ बचेगा 3, यहाँ फिर 9 बचेगा, 9 में 6 गए 3 3, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब ये छोटा आ रहा है, पॉइंट लगा लो, यहाँ लगा लो 0। अब 9 से दिया तो इतना बड़ा आ रहा है, 9 से कम देखो, कम दो 8 से 9 9 9 8 6 जा 48 कैरी 4 और 8 9 जा 72, 72 और 4 76 कैरी 7, 7 की 7, 8 4 जा 32 भाई चला आया। कितना बचा 2, यहाँ बचे 5 15 9, यहाँ बचा 2 12 12 5 2, कुछ नहीं बचा, इतना बचा भाई 9.8। पॉइंट के बाद एक ही निकालते हैं, तो यहाँ से क्या देगा, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकला है 9.8, आगे नहीं निकालने हम भाई, कुछ भी निकले है ना, न्यूटन। तो आप देख सकते हैं 1 किलो की बॉल पर अर्थ 9.8 न्यूटन फोर्स लगाती है।
तो ये फोर्स क्या है, इसी का फोर्स होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और कहीं भी बात चलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिट हो रहा है तो डायरेक्ट फोर्स की वैल्यू रखनी है, फोर्स इज इक्वल टू 9.8। अर्थ के द्वारा फोर्स कितना लग रहा है, 9.8 न्यूटन। ये छोटा सा कंसेप्ट है। आप बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी, आप सबको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने भाइयों को मित्रों को शेयर करो और मुझसे जुड़ो, मुझसे पढ़ो, और प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। और कंसेप्ट अगर आया प्लीज़ सब्सक्राइब मत चैनल, और सभी बच्चों को बताओ फ्री में पढ़ो यहाँ पर यार, क्यों आप पैसा खर्च करो ट्यूशनों में। मैं आपके लिए ले आया हूँ बेहतरीन सा टॉपिक। अगर कुछ भी मिस्टेक है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जुड़े रहिए हमसे, पूरा फिजिक्स हम पढ़ाएंगे यहाँ पर, पूरा फिजिक्स का आपको 12th तक कंप्लीट कराऊंगा। अभी से आप जुड़िए मुझसे। थैंक यू, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा।